आज देखो हम मानस का हंस उपन्यास की भूमिका पढ़ने वाले हैं। ये देखो इसका कवर पेज मानस का हंस उपन्यास, क्योंकि उपन्यास तो अभी एग्जाम अपना पास में है तो पूरा तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन इन उपन्यासों की भूमिका जरूर पढ़ते हैं। भूमिका से भी क्वेश्चन आता है। किसका है ये? मानस का हंस अमृतलाल नागर जी का। अब देखो शुरुआत करते हैं इनकी। ये देखो इनका आमुख। गोस्वामी तुलसीदास की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यूं कहने को तो रघुबर दास, वेणी माधव दास, कृष्णदास मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित हैं, किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। रघुवर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं। आगे देखो, लेकिन उनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा परक कविताओं से मेल नहीं खाती हैं। संत वेणी माधव दास लिखित मूल गोसाई चरित में गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथि, वार और संवत दिए गए हैं, वे भी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज की 5 कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसी प्रकार गोस्वामी जी के अन्य जीवन चरित भी सच से अधिक झूठ से जुड़े हुए हैं, परंतु यह मानते हैं कि कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्षों भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, यानी जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किंवदंतियों में यह अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है, वहाँ ही ऐसी हकीकतें भी नजर आती हैं जिनसे गोसाई जी की आत्मपरक कविताओं का तालमेल बैठ जाता है। इसके अलावा मेरे मन में तुलसी जी का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी है। ये अमृतलाल नागर जी स्वयं ही लिखिए वही बता रहे हैं। एक दिन बनारस में मित्र मंडली में गोसाई जी द्वारा आरंभ की गई रामलीला से संबंधित बातें सुनते सुनते एकाएक मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि तुलसी बाबा ने किसी एक स्थान को अपनी रामलीला के लिए न चुनकर पूरे नगर में उसका जाल क्यों फैलाया? कहीं लंका, कहीं राजगद्दी, कहीं लखकटैया, अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग लीलाएं करने के पीछे उनका खास उद्देश्य क्या रहा होगा? शौकिया तौर से रंगमंच के प्रति कभी मुझे भी सक्रिय लगाव नहीं है, यानी उनको खुद बता रहे हैं कि मुझे भी कोई सक्रिय लगाव नहीं है। एक पूरे शहर को रंगमंच बना देने का ख्याल अपने आप में ही बड़ा शानदार लगा, लेकिन मेरा मन यह मानने को तनिक भी तैयार नहीं होता था कि तुलसीदास जी ने प्रयोग के लिए प्रयोग वाले सिद्धांत के अनुसार ऐसा किया होगा। खैर, तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागनथाया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। कौन कौन सी लीला? नागनथिया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। इसमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं, यानी ये आज भी होती हैं। ये तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित हैं। तीनों लीलाएं किससे संबंधित हैं? किशोरों से और नवयुवकों से। यह बात भी उसी समय ध्यान में आई थी, यानी ये बात भी अमृतलाल नागर जी को उसी समय ध्यान में आई थी। आगे देखो फिर, अपने प्रिय बंधु अशोक जी से एक बार प्रसंगवश यह जानकारी मिली कि बनारस की रामलीला में केवट, अहीर, ठठेरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों के लोग अभिनय करते हैं। काशी में अनेक हनुमान मंदिरों के अलावा जनश्रुतियों के अनुसार कसरत कुश्ती के अखाड़ों में भी बाबा की प्रेरणा से ही हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठित
प्रतिस्थापित करने की का चलन चला। मुझे लगा कि तुलसी और तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए शब्द के अनुसार निश्चय ही लोक धर्मी थे। यानी तुलसी के राम और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए हुए, यानी अमृतलाल नागर जी को लगा तुलसी और तुलसी के राम है ना, वो आचार्य रामचंद्र जी को सुझाए लोक धर्मी ही थे, हो सकते थे। रूढ़िपंथियों से तीव्र विरोध पाकर यदि ईसा जन समुदाय को संगठित करके अपने हक की आवाज बुलंद कर सकते थे तो तुलसी भी कर सकता था। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी से भी वर्णाश्रमियों में से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद उनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। यानी फिर भी उसका कौन सा दृष्टिकोण स्पष्ट है? जनवादी। तुलसी के वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को लताड़ने में भी वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विरोधों और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से वह अब भी प्रेरणादायक है। आगे देखो फिर, इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। यानी प्रश्न आ सकता है कि मानस का हंस उपन्यास लिखने से पहले कौन कौन सी रचनाओं को पढ़ा था तुलसी को? तो कवितावली और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतर संघर्ष के अनेक अनमोल क्षण संजोए हुए हैं कि उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी ही से सहायता मिली। कवितावली और हनुमान बाहु में खास तौर से दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी के जीवन की झांकी मिलती है। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकार किया जो इस मानसिक ढांचेपन पर चढ़ती थी। यानी उनको इसमें लिया है। अब देखो कितनी रचनाएं होगी। ये दो तो पहले ली थी, कवितावली और विनय पत्रिका तो खास तौर पर थी। फिर रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में इन्होंने अपनी पत्रिका में छवि निहारने की सहायता मिली थी। कवितावली, हनुमान बाहु खास तौर से, दोहावली, गीतावली, इनकी भी बातें की है, तो ये याद रखने आपको। तुलसी के जन्म स्थान तथा शुक्र खेत बनाम सोरो विवाद में दखल अंदाजी करने की जुर्रत करने की नीयत न रखते हुए भी किसांगों की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊंट किसी करवट बैठाना ही था। यानी ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता नहीं है, ऐसे है ना। तो यानी कि कौन सी करवट, तो इनको बैठाना ही था कि इनका जन्म शुक्र है या सोरो है, ऐसी बात पर। चूंकि स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुए, इसलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया है। यानी खुद ने भी किस अमृतलाल नागर जी ने कहा माना है, उनका जन्म स्थान है राजापुर को ही माना है। यह उपन्यास 4 जून 1971 ईस्वी को, याद रखना है कब है, 4 जून को है 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा हुआ था। यानी उपन्यास लिखना तो कब स्टार्ट हुआ था? 4 जून 1971 को, और पूरा कब हुआ? 23 मार्च 1972 को। अपन मानते हैं ना अमृतलाल नागर कब लिखा गया? तो 1972। लेकिन क्वेश्चन आ जाए प्रारंभ कब किया गया? तो 71 में ही। ये देखो 19 अगस्त 1972 और अमृतलाल नागर, ये इनकी भूमिका लिखी हुई है। अब अपन अपना दूसरा जो आपके लगा हुआ नेट में JRF में उपन्यास है वो है आपका बंटी। आपका बंटी का देखो ये किसका है? मनु भंडारी जी का। आपका बंटी मनु भंडारी जी का, ये इसके कवर पेज पे बंटी की फोटो है। अब देखो आगे, ये रहा आपका बंटी मनु भंडारी जी। आगे देखो, आपका बंटी जन्मपत्री बंटी की, मनु भंडारी का वक्तव्य, ठीक है। अब देखो, यह बांकुरा की एक सांझ थी। अचानक ही
का फोन आया। तुमने कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जैसे भी हो आज शाम को ही मिलो बांकुरा में। मैं उस जरूरी बात से कुछ अपरिचित भी थी और चिंतित भी थी। रेस्तरां की भानी रेशमी में मेज पर आमने सामने बैठकर परेशानी और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ पी की पहली पत्नी ने शादी कर ली है। यानी बंटी की जो माँ है ना, उसने शादी कर ली है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह वहाँ एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे, इसलिए तय किया कि बंटी को भी मैं अपने पास ले आऊँगा। अब से वह यही रहेगा। और फिर वे देर तक यह बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है और इस नई व्यवस्था में वहाँ रहने से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उनकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा? मुझे लगता है कि आप ऐसा नहीं सोचते, मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में एक बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके आसंग नहीं है, जबकि माँ के साथ वह शुरू से ही रहा है, एक छत्तर होकर रहा है। इस नाजुक उम्र में वहाँ से वह उखड़ जाएगा और संभवतः यहाँ जम नहीं पाएगा। लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिनों के लिए वहीं रहे, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्मपत्री बनाई। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों को न जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। यानी इनको भूमिका लिख रही है मनु जी, इनमें बता रही है। नई माँ और पिता के बीच एक बालिका। लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमा चौकड़ी मचाए हैं, उन्मुक्त और निश्चित। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रहे हैं। इस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर देखती है। माँ शायद उसकी ओर देख ही नहीं रही थी। उस पर अनदेखी नजरों में भी जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहमकर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी उस वातावरण में व्यतीत एक सहमेपन के रूप में जाग उठा है। खेल उसी तरह चल निकला है, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रवाह से अलग हटकर सहमा हुआ कोने से खड़ा है तो वह है बंटी। रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया है। एक और चित्र, सिर्फ पुरानी माँ और बंटी। मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ तो चौंकाने वाले दृश्य सामने आते हैं। टूटी हुई प्लेटें, बिस्कुट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं और बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। तुम कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? क्यों गई थी? मेरी उपस्थिति के बावजूद यह दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहा। माँ तिलमिलाहट, गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने का बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस वातावरण के दमघोंटू तनाव में वह फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं 2-1 घरों में नहीं,
आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहे हैं। यानी एक दो घर में बंटी नहीं है, आजकल अनेक परिवारों में। और यही अपने समाज का हाल हो रहा है भाई। रोज जो आपका बंटी है ना, आज समाज में सेम वही सारी बातें हो रही हैं, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इस बच्चे के में समान लगी, और वह ये कि सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती है, तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बंटी के इन अलग अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा, विगलित और उच्छ्वासित भी किया था। लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ, तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया। समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप से जिनका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता है। यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समांतर जीते हुए दिखाई दिया। उसके बाद ही स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया। भावना के स्तर पर उद्वेलित और विगलित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया, तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे सूत्रों, स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। संदर्भों से काटकर किया हुआ बंटी का अध्याय शरद चंद्रीय भावुकता भले ही जगह दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। भाई आज के समय में भी ये बहुत बड़ी समस्या है समाज की। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन है। दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में ही मेरे सामने आए। यहाँ मुझे भारत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्र जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा, उस एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है, क्योंकि शकुन अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिसता बंटी ही है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। कौन पिसता है? बंटी, जो एकदम से निर्दोष है, जिसका कोई दोष नहीं है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे? वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है। यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। चूंकि वह शकुन के साथ रहता है, इसलिए बंटी को उसकी समुची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गर्मियामयी मिथ्या धारणाएं और सदियों पुरानी मिथ टूटने लगी। शकुन चक्की पीस पीस के बेटे का जीवन बनाने में से अपने आप को स्वाहा करने वाली माँ नहीं थी। यानी जो शकुन है ना, वो ऐसी नहीं है कि भाई बेटा अपन को मिला है तो चक्की पीस पीस के बेटे को खिलाए और उसका पालन पोषण कर दे, ऐसी माँ वो नहीं थी। बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त माँ थी। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आ गई हैं। वे शकुन के जीवन की दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकता के अंतर विरोधों को उजागर करती हैं। अगर माँ की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है जो 7 समुद्र पार करके अपनी निष्ठा प्रमाणित करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने ही बेटे को खा जाती है। यानी ये दो कहानी इसमें बताइए। शकुन बंटी की मध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो,
या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती हो। यानी या तो वो बंटी के थ्रू उसके पिता से बदला ले रही हो या फिर उसकी सार्थकता की तलाश करती है। उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हो या कभी अपने एकांकी जीवन के आधार के रूप में, एकांकी जीवन के आधार के रूप में इस्तेमाल करती हो या कभी अपने एकांकी जीवन के आधार के रूप में। मुझे तो सब कुछ को निहायत तटस्थ होकर एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती। उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर से घिरी रहती है। यानी कोई भी बात अचानक नहीं होती भाई, उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, तब जाके वो एक तूफान के रूप में या बाद में एक नया मोड़ लेती है। शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर विरोधों में जीने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप में अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है। शायद यही कारण है कि मैं इन त्रिकोण की किसी एक भुजा को न अस्वीकार कर सकी न ही गलत सिद्ध कर सकी। यानी तीनों में से कौन गलत है कौन सही है, इस बारे में मनु भंडारी जी कह रही है कि मैं नहीं सिद्ध कर सकती इनको। पात्र अपनी अपनी दृष्टि संवेदनाओं की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही कहते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखकीय समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही है। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध गलत हो सकते हैं। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी है। बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अभी यहाँ से है। यानी बेगुनाह बंटी किसको सबसे, इस त्रासदी को सबसे ज्यादा कौन भोगता है? बेगुनाह बंटी ही भोगता है। शकुन अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। स्थिति की इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जगाया है। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो, परंतु मेरी दृष्टि की सबसे अधिक उसी ने आकर्षित, मेरी दृष्टि को सबसे अधिक किसने आकर्षित किया है? लेखिका की दृष्टि को सबसे अधिक बंटी ने ही आकर्षित किया है। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौतियों, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं न कहीं फालतू हो गए हैं। यानी जो अप्रतिरोध, चुनौती, सहानुभूति और मानवीयता, करुणा के केंद्र कौन बनते हैं? सिर्फ जो वही लोग बनते हैं जो कहीं ना कहीं से फालतू हो चुके हैं। और बंटी भी फालतू हो गया क्योंकि वो दोनों तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये बच्चा वहाँ दोनों को ही फालतू लगता है इसमें। बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रसन्नकुलता की रही है। यानी लेखिका की ऐसी रही है, सामाजिक प्रसन्नकुलता की रही है उनकी। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक का सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है तो मैं समझती हूँ कि यह पत्र सही पतों पर नहीं पहुँचा है। यानी मनु भंडारी जी की यह भूमिका है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन ने 2 नाटकों की भूमिका पढ़ी है, आगे की बाद में पढ़ेंगे।